नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 28 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। यहाँ पर लगभग पूरे ही यहाँ पर जीके के सवाल मिल चुके हैं। तो ये सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित साथ ही साथ यहाँ पर 22 हिंदी के सवाल भी कवर करेंगे। जो आने वाले शिफ्ट के लिए जीके के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑल शिफ्ट की एक साथ मॉर्निंग में मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने थर्ड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल को टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो यहाँ पर तृतीय पारी की पूछी गई ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए सही डायरेक्शन देने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ तो एक तो आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएसआई, पुलिस वगैरह की तैयारी करते हो, एक ही पास में 400 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं। सभी एग्जाम्स का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप एग्जाम पैटर्न पर आधारित अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कह सकते हो ऑफर चल रहा है। यहाँ पर आपको 12 मंथ की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो इस कूपन कोड की सहायता से आपको 120 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ये डील आपको 280 रुपये में इसको ग्रैब कर सकते हो। 18 मंथ की वैलिडिटी 280 रुपये में, जितने चाहे एग्जाम के, जितने चाहे मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट, दोनों पर ये आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से 50% तैयारी है आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट का पहला सवाल, नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है? नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास है ये भारत और मंगोलिया की सेना के मध्य, तो भारत और मंगोलिया याद रखना है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? निवारक निरोध की बात हो रही है जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला है। तो निवारक निरोध है आर्टिकल 22 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 22 का भाग 3 क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर देते हैं तो उसे आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। आप जो कोर्ट में जाते हो यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होते हुए 24 घंटे के भीतर, वो इन दोनों कंडीशन में होना चाहिए। आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत आप गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब आपको ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के तहत या फिर निवारक निरोध के कारण आर्टिकल 22(3) के तहत गिरफ्तार किया जाता है निवारक निरोध के तहत, तब उस केस में आपके लिए ये अधिकार मान्य नहीं होंगे। बाकी आर्टिकल 22(1) क्या कहता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तार के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए कि किस कारण गिरफ्तार किया है, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अपने अकॉर्डिंग वो लॉयर वगैरह को हायर कर सकता है, उससे वंचित नहीं रखा जा सकता है। जब आर्टिकल 22(1) है ये बताया गया है ऐसे ही आप गिरफ्तार कर रहे हो यानी रासुका से नहीं कर रहे हो, निवारक निरोध से नहीं कर रहे हो, उस केस में आपके लिए ये संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 22(2) भी इसी टाइप से है कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, अदरवाइज आपकी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली आप याचिका दायर कर सकते हो। अगला सवाल यहाँ पर 8 को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा। तो ये पहली बार है कोई डेसिमल से बाइनरी का सवाल पूछा गया कंप्यूटर में, तो किस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना है याद रखना है। आने वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 आज पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में 17, 16 कोई भी पूछ ले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग देना। मैं बताता हूँ किस प्रकार मेथड है। तो यहाँ पर 8 ले लीजिएगा। अब 2 से ही भाग देना आपको, ठीक है, 2 से ही देना है, कोई भी डिजिट हो। तो 2 से आप शुरुआत करेंगे। अब देखेंगे 2 का 8 में भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, 4 बार चला गया। उस केस में शेषफल कितना रहेगा, तो रिमाइंडर में कह सकता हूँ शेषफल है। जब भाग पूरा का पूरा जा रहा है तो शेषफल तो रहेगा ही नहीं कुछ, तो आपको 0 लेना है, और शेषफल रहता है तो आपको 1 लेना है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। अब आपको 4 में 2 का भाग देना, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, यानी शेषफल कुछ भी नहीं रहा, 0 दोबारा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। रिमाइंडर कितना रहा, 2 में 2 का दिया, 2, 0 रह गया। अब आपको क्या करना है, 1 में 2 का भाग देना है, 1 में 2 का भाग है, नहीं जाएगा तो आप इसको 0 लिख सकते हो और शेषफल यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपको उल्टा लेकर आंसर लेना है, यानी यहाँ से आप जब आंसर करेंगे तो इस प्रकार ये संख्या आप कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले 1 लेंगे, उसके बाद 3 0। तो यहाँ से 1000 हैं, आपने जो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 8 को। इस प्रकार कोई भी डिजिट हो, चाहे 8 की जगह मैं ले लूँ 13 हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 2 का भाग देंगे 13 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार तो जा रहा है, और रिमाइंडर कितना रह रहा, तो आप कहेंगे 1 रह रहा है, 6 दोबारा 1 आपके शेषफल है, तो आपको 1 नोट करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आपको 6 में 2 का भाग देना है, रिमाइंडर
रिमाइंडर नहीं रह रहा तो आप 0 नोट कीजिएगा। अब 3 में 2 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना रह रहा है, एक बार ही भाग जाएगा, आपके शेषफल 1 रह रहा है तो आप 1 नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं कहीं ना कहीं शेषफल 2 रह रहा तो भी आप 1 नोट करते हो। आपको डिजिट यहाँ पर बाइनरी में आपको पता है 1 और 0 ही रहता है। यदि शेषफल 2 3 कुछ भी रह रहा है, एक 0 नहीं रह रहा तो आप 1 एंटर करेंगे, और 0 रह रहा तो फिर आपको 0 ही करना है। अब नेक्स्ट आपको दोबारा क्या करना है, 1 में 2 का भाग देंगे, वही आपको कितनी बार 1 यहाँ पर रिमाइंडर रह जाएगा। तो फिर उल्टा करके आपको चलना है। यदि मैं 13 लिखता तो 13 का बाइनरी क्या हो जाता, 1, ये पहले 1 आएगा, उसके बाद ये 1, फिर ये 0 और फिर ये 1, तो 1101 13 का हो जाता है। इस प्रकार कोई भी आपको डिजिट संख्या दे दें, उसको आप बाइनरी में इस मेथड से इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे दिया गया है, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार का पूछा है तो ये दोस्तों दिया गया है ताराशंकर बंदोपाध्याय को। बंगाली में दिया गया है 1966 में। शुरुआत हुई थी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1965 में। जी शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम में। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ यदि आपको पूछ लेते कि हिंदी में दूसरा, तो हिंदी में प्रथम दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, और हिंदी में दूसरा दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। तो आप कमेंट करना थर्ड शिफ्ट वाले, आपको दूसरा ज्ञानपीठ ओवरऑल में पूछा है किसी भी भाषा में, या फिर स्पेशली हिंदी का पूछा है। हिंदी के केस में रामधारी सिंह दिनकर कर सकते थे। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो जिसमें जो भी हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं, पहला आपको 1968 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, उसके बाद दूसरा 1972 में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को, फिर 78 में दिया गया है चचिदानंद वात्स्यायन को, महादेवी वर्मा को मिल चुका है। तो ये सभी आप देख सकते हो लेखक हैं, कवियत्री, कवि वगैरह, इनको हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। एग्जाम में सवाल आता है निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो जो आपको पूरा पता होना चाहिए डाटा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये विकल्प आपके सामने थे, आप यहाँ से करेक्ट कर सकते थे क्वाशियोरकर। 2 रोग हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से, स्पेशल क्वाशियोरकर और मरशमस रोग हो जाते हैं, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, नाप्टा का सदस्य कौन सा देश नहीं है, नाप्टा का पूछा है ना, तो नाप्टा में 3 सदस्य देश है, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा। तो इस नाप्टा को यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट भी बोला जाता है। ये नाप्टा कब अस्तित्व में आया, 1 जनवरी 1994 को ये एग्रीमेंट है वो प्रभावी रूप से आप कह सकते हो 1 जनवरी 1994 को। अब देखिए नाप्टा का मतलब क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला सवाल, उच्च न्यायालय की वेतन भत्ते किस निधि से व्यय होते हैं, तो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का आपको पूछा है, जो भी सैलरी वगैरह जज वगैरह को दी जाती है भत्ते वगैरह, वो दोस्तों राज्य की संचित निधि से। किसकी संचित निधि है, राज्य की संचित निधि पर ये भारित होते हैं। अब देखिए एग्जाम इससे पहले आपको भारत की संचित निधि पर भी भारित व्यय का पूछा हुआ सवाल है। तो भारत की संचित निधि है केंद्र सरकार की, उससे कौन से व्यय भारित होते हैं, तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, राष्ट्रपति के जो भी भत्ते, सैलरी वगैरह, ये संचित निधि है भारत की। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी इसमें हैं, तो ये सभी आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायालय जज वगैरह को मिलते हैं भारत की संचित निधि से। इसके बाद सीएजी के भी हो गया, यानी नियंत्रक और महालेख परीक्षक हो जाएगा। और अगला सवाल, पहली बार नोटा का प्रयोग किस चुनाव में किया गया है, कोई भी आपको कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप सेलेक्ट करते हो नन ऑफ दी एबो नोटा। नोटा पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था विधानसभा इलेक्शन में। आपको ऑप्शन में विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा इस प्रकार के दे रखे थे। तो पहली बार नोटा का प्रयोग विधानसभा में, और विधानसभा में भी 4 राज्यों की। कब बात है, 2013 की। नोटा विकल्प का इस्तेमाल पहली बार 2013 में 4 राज्यों का विधानसभा इलेक्शन था, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ यूटी के रूप में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार 2013 में नोटा का प्रयोग किया गया है। इससे पहले आपको ईवीएम का पूछा गया था। ईवीएम का पहली बार प्रयोग भी विधानसभा इलेक्शन वहाँ पे 1982 की केरल में ही हुआ था। उपचुनाव थे परवूर विधानसभा क्षेत्र की, लिमिटेड के मतदाता केंद्र, वहीं पर इसका उपयोग किया गया था पहली बार ईवीएम का। और इससे जुड़ा हुआ एक वाद भी आपको पूछ लें कि नोटा का उपयोग से संबंधित जो वाद है वो कौन सा है, तो यह है दोस्तों पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के सीधे चुनाव के संदर्भ में नोटा के उपयोग का निर्देश दिया था। पीयूसीएल बनाम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला वाद था उसके तहत, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, रिपीट हुआ सवाल, सभी को पता होगा, 30 दिसंबर 1906 को। मुस्लिम लीग जब भी आपको पूछे आप कहेंगे 30/1906 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई है। इसके जो संस्थापक कह सकते हो नवाज ख्वाजा सलीमुल्लाह हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, ये सभी इनके संस्थापक हैं। आर्टिकल 14 को किस देश से लिया गया है, प्रीवियस शीट में भी आया हुआ सवाल है। आर्टिकल 14 यानी बात हो रही है कानून के समक्ष समानता की, तो कानून के समक्ष समानता है ये शब्द इंग्लैंड से लिया गया है।
नेक्स्ट वाला देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते, किस आर्टिकल में वर्णित है। इससे पहले पूछा गया है कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना वगैरह में नियोजित नहीं किया जा सकता, तो वो 14 वर्ष से कम आयु, ये आपको दे रखा है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 में भी मानव का दुर्व्यापार है, बेगार वगैरह है, ये बालश्रम प्रतिषेध है आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट वन, प्रथम संविधान संशोधन यानी बात हो रही है 9वीं अनुसूची है, जब ऐड की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। अब आपको पता होना चाहिए 9वीं अनुसूची या फिर प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है। 9वीं अनुसूची जो लिस्ट है, शेड्यूल है 9 शेड्यूल 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है, ठीक है। और इस अनुसूची में जो भूमि सुधार वगैरह के विषय हैं, ये जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, सभी को पता होगा। शुरुआत में जो प्रथम थे 1951 में वही रहे होंगे। अगला सवाल यहाँ पर, संविधान की धारा 371 ए किस राज्य को विशेष अधिकार देती है, तो ए की बात हो रही तो नागालैंड आपको करना था। 371 ए का पूछा है, संविधान का जो आर्टिकल 371 ए है वो विशेष अधिकार देती है नागालैंड को। अब स्पेशली आपको 371 का ही पूछे या फिर अदर जो भी पार्ट है आई तक रहते हैं इसमें, तो आई जे तक, ठीक है। 371 के केस में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के राज्यपाल ये विशेष अधिकार रखते हैं कि वे महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठावाड़ा, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ को अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। तो विदर्भ, मराठावाड़ा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात के अलग विकास बोर्ड स्थापित करने का जो आर्टिकल 371 है वो महाराष्ट्र और गुजरात के रेफरेंस पे। आपको आर्टिकल 371 ए पूछा तो आपको नागालैंड में विशेष अधिकार करना था। आर्टिकल 371 बी पूछे तो बी ये कर देना था, यानी असम ने। सी पूछे तो मणिपुर, 371 सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश याद रखना है। 371 ई पूछ लें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश में उसकी स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 371 ई एस्टेब्लिशमेंट करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में। एफ आपको सिक्किम करना था, ठीक है। एफ आर्टिकल 371 एफ सिक्किम। आर्टिकल 371 जी मिजोरम, आपको जी करना था। यदि पूछ ले आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश, आर्टिकल 371 आई आप गोवा जाते। आर्टिकल 371 जे है उस केस में कर्नाटक करना। अगला सवाल, 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की रही है। सबसे कम जो जनसंख्या वो सिक्किम की 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 6,10,577 व्यक्ति। यदि ओवरऑल ही बात कर लेते हैं राज्यों और यूटी के संदर्भ में, सबसे कम जो पॉपुलेशन रही है 2011 की जनगणना में वो दोस्तों लक्षद्वीप की रही है। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन 64,473 व्यक्ति दर्ज की गई 2011 की जो सेंसस है। आपको सबसे अधिक पूछे तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कहीं ना कहीं यहीं से सवाल आ सकता है, कम या ज़्यादा आरोही क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद है, महाराष्ट्र की उससे कम बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, ये क्रम रहता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, यानी प्रति इकाई किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर में जो सबसे कम व्यक्ति निवास करते हैं वो सबसे कम आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा है। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की याद रखना है, प्रीवियस में आ चुका है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं वो बिहार में ज़्यादा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ओवरऑल में वैसे दिल्ली का सबसे ज़्यादा ही है, 2011 के अकॉर्डिंग 11,320 है। हिंदी भारत की कैसी भाषा, राजभाषा है, सभी को होगा पता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। और इससे पहले ये सवाल पूछा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब अंगीकार की थी, 10 दिसंबर 1948 को की थी। इसीलिए मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। और जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। अगला सवाल, किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, तो ये आर्टिकल 22 की बात हो ही गई दोबारा। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, अदरवाइज वहाँ पर हैबियस कॉर्पस रिट लगाई जा सकती है। अब यदि इसमें भी कुछ अपवाद हैं, ये किस तरह से अरेस्ट किया गया है, तो आर्टिकल 22(1)(2) के तहत तो आप 24 घंटे के भीतर जा सकते हो, मजिस्ट्रेट आपका अधिकार रहता है। लेकिन आर्टिकल 22(3) में प्रावधान निवारक निरोध का आ जाता है, उसके तहत है फिर वो एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का आपका संरक्षण नहीं रहता है। तो आर्टिकल 22(3) में ये एक कह सकते हो। इसमें क्या होता है, निवारक निरोध में इस केस में सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। 3 महीने, ये वाला केस यदि पूछ रहे निवारक निरोध का तो आप 3 महीने करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर, दर्दनाक चोट के बाद पहले जो 1 घंटा है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। कोई भी इंजरी हो जाती है तो जो प्रथम 1 घंटा है वो काफ़ी क्रिटिकल है, जो रोगी के परिणाम को डिसाइड करता है आगे किस प्रकार वो उसकी लाइफ बच पाएगी नहीं बच पाएगी, वो 1 घंटा डिसाइड करता है। तो इस 1 घंटे को कहा जाता है गोल्डन ओवर। क्या, गोल्डन ओवर। किसी जिले की पुलिस में
जो प्रशासन रहता है, पुलिस प्रशासन पूरे जिले का, उसका प्रमुख कौन होता है? एसपी होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह सकते हो। जिला पुलिस अधीक्षक है, वो किसी जिले की पुलिस प्रशासन का प्रमुख रहता है। भारत में 2000 से 2020 के मध्य सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है, वो दोस्तों किस क्षेत्र का रहा है? सर्वाधिक एफडीआई आया है, विदेशों से निवेश आया है, वो किस क्षेत्र में आया है? ये पूरा 20 ईयर का डाटा 2000 से 2020 की बात हो रही है। तो सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर जिसे आप तृतीय क्षेत्र बोलते हो, इसमें सर्वाधिक निवेश आया है एफडीआई का। ये मैं डाटा बताऊं तो एफडीआई इक्विटी प्रवाह सेवा क्षेत्र की ओर केंद्रित रहा है, जो कि कुल प्रवाह का जितना भी निवेश आया है उसमें से 16.85% रहा है। ये दोस्तों सेवा क्षेत्र का रहा है 2000 से सितंबर 2020 का डाटा है। सेकेंड जो निवेश रहा है वो दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रहा है 12.49%, दूसरे स्थान पर। फिर उसके बाद दूरसंचार क्षेत्र है और फिर निर्माण वगैरह है। यदि आपको बात करूँ, ये तो 20 वर्ष का डाटा था। यदि आपको पूछ ले केवल 2020-21 का, ये भी पूछ ले सकता है क्योंकि इससे पहले पूछा हुआ भी एक सवाल है इसमें। तो 2020-21 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का रहा है, वो 44% है। सर्वाधिक रहा है 2020-21 में कंप्यूटर हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर का, वैसे सेकंड रहा था ओवरऑल 20 में, सेवा क्षेत्र प्रथम था। अभी यहाँ पर दूसरे स्थान पर है निर्माण और फिर तीसरे स्थान पर आ गया सेवा क्षेत्र। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बिजनेस या फिर कह सकते हो इसमें निवेश है सबसे ज़्यादा कर रहे हैं भारत में। और इसमें भी वो राज्य की बात करें तो गुजरात में यहाँ पर निवेश सर्वाधिक पाया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। उसके बाद जो हब रहता है टेक का वो कर्नाटक में ही है। और भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सर्वाधिक 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई है वो भारत में हुआ है 2020-21 के दौरान। इसमें भी जो सर्वाधिक एफडीआई आया है वो दोस्तों आया है सिंगापुर से। याद रखना 2020-21 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। उसके बाद यूएसए, फिर मॉरिशस तीसरे स्थान पर। ये सभी डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस किससे संबंधित है? बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस हैं। ये गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा निर्देश इसमें जारी किए जाते हैं। किस प्रकार? जैसे कि पुलिस के पास नाम प्लेट होना जरूरी है, इस प्रकार दिशा निर्देश हो गया। या फिर आपको अधिकार है गिरफ्तारी के केस में हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे पर एक योग्य और सरकार से अनुमोदित डॉक्टर से अपनी जांच करवा सकते हो। ये सभी जो कह सकते हो नियमावली है, दिशा निर्देश है, वो बसु बनाम पश्चिम बंगाल केस में जो गिरफ्तारी वाली है। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खान की पुस्तक का पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ, 2-3 इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सर सैयद अहमद खान कौन? जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1920 में। जरूर याद रखना, यहाँ से बहुत बार एग्जाम सवाल आया हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1920 में सर सैयद अहमद खान ने की। इनकी पुस्तकों में अतहर अस्नादिद हैं, असबाबे बगवाते हिंद हैं और आशारुशनादिद। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 वाला यह अधिनियम है। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट है। इससे पहले यूपीएससी में पूछा किस क्षेत्र में ये लागू रहता है? संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए है। और इससे पहले एक गाइडलाइन आई थी, ये शुरुआत में 1997 में, जो विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो गाइडलाइन 1997 में, विशाखा गाइडलाइन। अगला सवाल, विच एनिमल इज ए फ्लैश ईटिंग एनिमल? यानी कौन सा जानवर मांसाहारी है? मांसाहारी है यानी कार्निवोरस का पूछा है। तो मांसाहारी जानवर कौन से विकल्प थे आप कमेंट करके बताना। और एक हो दोस्तों होता है हर्बीवोरस, जो शाकाहारी है। और शाकाहारी है जो पेड़ पौधे पत्तियों वगैरह से अपना भोजन प्राप्तिक उपभोक्ता के रूप में आप कहते हो, जो गाय, बकरी, जिराफ, भेड़, ये सभी शाकाहारी। सहज जीवन किससे संबंधित है? सहज जीवन दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। तो सहज जीवन में दोनों प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, साझा करते हैं। जैसे कि एक क्लाउन फिश रीढ़ी विहीन जंतुओं पर निर्भर रहती है। सहज जीवन में मैंने बता दिया दो प्राणियों को पारस्परिक यहाँ पर लाभजनक आंतरिक साझेदारी है। जैसे लाइकेन हो गया, इसमें भी शैवाल और कवक आपस में सहजीविता दर्शाते हैं। और ये सभी कुछ उदाहरण हैं, जैसे बेसिलस रेडिशिकोला और शिम्बी के जो पौधों की जड़ है उनके बीच में अंतरंग जो संबंध है वो भी सहजीविता का उदाहरण है। हाइड्रा विरिडिस और हरित शैवाल का पार्श्विक संबंध भी कुछ इस टाइप का उदाहरण है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा का जो पहले नाम ये नहीं था, तो इसका नाम राज्यसभा हिंदी में और लोकसभा कब रखा गया है? तो यहाँ पर मैं बताऊँ पहले नाम क्या था राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट था, और लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल्स था। तो इनको यहाँ पर क्रमश जो नाम राज्यसभा और लोकसभा रखा गया है वो 1954 में रखा गया है। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो ये सब लगभग दिल्ली में ही है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मुख्यालय आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। इस आयोग का गठन है, इससे पहले पूछा हुआ सवाल यूपीएससी में, किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो संथानम समिति की सिफारिश पर। कब हुआ है? ये भी पूछा, 1964 में हुआ है। और इसको संवैधानिक दर्जा या फिर एक्ट जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का है वो 2003 वाला याद रखिएगा। वर्तमान में सीवीसी है सुरेश एन पटेल। अगला सवाल यहाँ पर, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने भारत का कंट्रोल ले लिया था, वो 1858 में। ठीक है, याद रखना 1858 में ये हो गया था। ब्रिटिश क्राउन है वो स्थापित हुआ है भारत में। फिर ब्रिटिश राज रहा है 1858 से लेकर 1947 तक रहा है। और पर ये अब आपको पता होना चाहिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो रॉबर्ट है विलियम की मौसी ये टिक रहती है। तो ये सभी बंगाल का प्रथम गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, फिर भारत का हो गया, उसके बाद भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, ये सभी। अगला सवाल, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई योजना है। रिपीट हुआ सवाल, ये योजना है दोस्तों नई रोशनी योजना। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में जो इस टाइप से एक नेशनल कमीशन बनाया गया था जो संविधान को रिव्यू करने के लिए, तो उसमें आपको पूछा अध्यक्षता किसने की थी? तो NCRWC है, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। कब हुई थी? याद रखना 2 फरवरी 2000 को हुई थी। न्यायमूर्ति श्री MN वेंकटचलैया की अध्यक्षता में ये स्थापना की गई थी। तो उस समय आपको कह सकते हो अध्यक्षता पूछा है ना, अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों MN वेंकटचलैया, याद रखना है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2002 में, ये रिपोर्ट आयोग ने सौंपी थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये प्रस्ताव आया था 2000 में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मृत्युदंड का पूछा जिसे इंग्लिश में कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है, उसमें क्या होता है? ये कैपिटल पनिशमेंट इंग्लिश में दे रखा था तो आप करते मृत्युदंड। अगला सवाल, आयकर अधिनियम 1961 है, ध्यान रखना आयकर अधिनियम कौन सा 1961 है। इसकी किस धारा के तहत दोहरे कराधान के खिलाफ एक तरफा राहत प्रदान की गई है? यानी आप 2 बार एक ही जो सेम आपका स्रोत है इनकम का, वो टैक्स आप पे नहीं कर सकते, उससे आपको राहत प्रदान की गई है। वो आयकर अधिनियम की कौन सी धारा के तहत है 1961 की? तो 2 धाराएं, एक 90 है, एक धारा 91। इन दोनों में ही दोहरा कराधान है, यानी एक ही आय स्रोत पर 2 बार आप टैक्स पे नहीं कर सकते, इससे राहत मिली हुई है। ये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 90 और 91 के तहत। नेक्स्ट बात, संसद के दोनों सदन सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश कितने सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा? जैसे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश है, संसद का विश्रांति काल रहता है जब सदन सत्र में नहीं रहते हैं, उस केस में वो अस्थायी कानून बना सकते हैं। और ये आर्टिकल 123 में है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अधिकतम अवधि रहती है वो 6 महीने 6 सप्ताह। और जैसे ही, अब 6 सप्ताह कौन से, जैसे ही सदन सत्र में आ जाता है तो 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप में कानून खत्म हो जाएगा। अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही रह सकता है, जो आपको पूछा है। और फिर राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213 यानी 213 वाले अनुच्छेद में। अगला सवाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी परामर्श द्वारा की जाती है? तो हाईकोर्ट के जितने भी जज है उनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की तो जाती है, लेकिन परामर्श किसकी ली जाती है वहाँ पर, सलाह वगैरह, तो वो ली जाती है मुख्य न्यायाधीश भारत के और राज्य के राज्यपाल से सलाह के अकॉर्डिंग। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों गुजरात में हुआ है। तो ये गुजरात के नरेश जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है इसका वर्णन, सबसे पहले देवनागरी गुजरात में। कंप्यूटर में इस प्रकार स्टूडेंट बताएं कि खोया हुआ डेटा ढूंढने के लिए कंप्यूटर में आप डेटा सर्च करते हो तो कंट्रोल F का प्रयोग कर सकते हो शॉर्टकट के रूप में, और उसको फिर रिप्लेस करना चाहते हो कोई भी, जैसे कि आपने सर्च किया डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट नाम का कोई भी आपने एक वर्ड सर्च किया, उसके स्थान पर आप फाइल रखना चाहते हो तो कंट्रोल H करेंगे तो आप वो रिप्लेस भी कर पाएंगे जो भी आपने सर्च किया है। बाकी डिलीट हो जाता है डाटा, वो आपकी रिसाइकल बिन में चला जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? 1994 में। 23 अप्रैल 1994 को यूपी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया गया है। और कुछ सवाल हैं जो अस्पष्ट से मिले। स्टूडेंट ने बताया कि महिला सुरक्षा से संबंधित एक ऐप पूछा था, फेसबुक का कोई रिलेटेड प्लेटफॉर्म पूछा है, अब ये मेटा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। देखिए मेटा में फेसबुक भी आ जाते हैं, ये एक इसका ब्रांड कंपनी, पेरेंट कंपनी मेटा बन गई है। जिस प्रकार गूगल है ना, गूगल के अंडर आपकी यूट्यूब भी आते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट जितने भी क्रोम वगैरह ब्राउजर हैं तो ये सभी गूगल के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार है फेसबुक ने अपना एक नया पेरेंट कंपनी खोल दिया, पहले फेसबुक के ही अंडर थे वो जो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है, अभी मेटा के अंतर्गत फेसबुक आ जाएगा, व्हाट्सएप आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, तो एक नया ब्रांड बना दिया है। वैसे फेसबुक वगैरह का नाम तो चेंज नहीं होने वाला है। और एक बार एकांतवास को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इस टाइप से इस वाले स्टूडेंट ने बताए हैं अदर। हिंदी में आप देख सकते हो, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि,
कितनी नावों में कितनी बार किसकी कृति है? अज्ञे की। निहार के लेखक आपको पूछा है। हिमतरंगिणी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी। अनामिका के। सर्वज्ञ का विलोम शब्द यहाँ पर पूछ लिया थर्ड शिफ्ट में। और उसके बाद पूछा है आपकी विशेषण पूछा है यहाँ पर अत्रिंजन। संस्कृत में विशेषण बताओ, ऐसा कुछ था। निरोग विसर्ग संधि पूछा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर तालव्य व्यंजन, अमृत का पर्यायवाची, और अविवाहित से उत्पन्न संतान को क्या बोलते हैं एक शब्द में। और उन्मूलन का विलोम पूछा है। वर्णमाला में च वर्ग का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा, ठीक है। अनुप्रास के भेद, उपमा अलंकार का एक उदाहरण था। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा है। एक ही अक्षर का बार बार प्रयोग होने से अलंकार जो दे रखा था। चरण कमल बंदो हर्राई में अलंकार क्या है? कादम्बरी का पर्यायवाची कौन सा, ये विकल्प दे रखे थे, कौन सा नहीं, ये था आपके। तो हिंदी के भी आप देख सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं ना वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।